नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो राष्ट्रपति ने देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? एनएसजी का प्रभारी महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर ने किस योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी है? गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? और गगनयान पर डिटेल में बताएंगे आपको। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसके पुनर्विकास का शिलान्यास हुआ है? सेना और एनसीबी ने किस राज्य के पास समुद्र से ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप जब्त की है? देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? और भी कई क्वेश्चन है, कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? देखिए, ऑफिशियल नाम जो है वो लोकपाल का अध्यक्ष है, ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इनको लोकपाल ही कह दिया जाता है। आंसर का जस्टिस ए एम खानविलकर। क्या नाम है? जस्टिस ए एम खानविलकर, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी को उन्हें देश का नया जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया है लोकपाल का। ये पद लगभग 2 साल से खाली पड़ा हुआ था और कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती या कहें पीके मोहंती वो काम कर रहे थे प्रभारी के तौर पर 2 साल से। ओके, और आपको बताऊं कि लोकपाल की अध्यक्षता में कई न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन है उन सबके नाम एक बार बताऊं तो न्यायिक सदस्य यानी जुडिशियल जो मेंबर हैं वो हैं जस्टिस लिंगप्पा स्वामी, ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं। दूसरा नाम है जस्टिस संजय यादव, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला नाम है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये कर्नाटक और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, ठीक है। दूसरा क्या है अगला? गैर न्यायिक सदस्य। तो ये कौन कौन है? तो इसमें है सुशील चंद्रा जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दूसरा नाम है पंकज कुमार, वो गुजरात के मुख्य सचिव रह चुके हैं। और फिर नाम है अजय तिर्की, ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये सब तो नाम हो गया पूरा, देख लिया आपने। ये लोकपाल का फिर से गठन कर दिया गया है, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य ये सब हैं। अब बात कर लेते हैं जस्टिस ए एम खानविलकर के बारे में। ये 2016 से लेकर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। कई सारे संवैधानिक फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे और उनमें से अगर हम कुछ चर्चित मामलों की बात करें तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला, आधार की योग्यता का फैसला, ये सब शामिल है। अब लोकपाल के बारे में कुछ और जिक्र करें, चर्चा करें। लोकपाल क्या है? तो देखिए, लोकपाल जो है एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है और इस संस्था का अध्यक्ष जो होता है उसको बोलचाल की भाषा में लोकपाल कहते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष जस्टिस पिनाक चंद्र घोष थे। क्या नाम है? पिनाक चंद्र घोष, वो पहले अध्यक्ष थे। उनके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति ने जस्टिस पीके मोहंती को अतिरिक्त प्रभार दे दिया था और अब जस्टिस एम खानविलकर वो अध्यक्ष हो गए। तो कौन नियुक्त करता है लोकपाल की? तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होती है 5 लोगों की। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है जो कि अभी नहीं है इस वक्त विपक्ष का कोई नेता, भारत के चीफ जस्टिस या उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया हाई कोर्ट का कार्यरत जस्टिस, कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जिसे 4 सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया हो। तो इसकी एक कमेटी होती है, उसके ज़रिए चयन किया जाता है लोकपाल का, फिर नाम तय होता है। लोकपाल का काम क्या है और ताकत क्या है? देखिए, लोकपाल अन्ना आंदोलन के समय ये देश भर से आवाज़ उठी थी लोकपाल का गठन किया जाए, लेकिन एक्चुअल में लोकपाल ना कुछ ऐसा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा वो प्रभावशाली रहा नहीं। देखिए, पहले बताते हैं क्या क्या उसके क्षेत्र है। ओके, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड ए बी सी डी ऑफिसर आते हैं। इसके अलावा लोकपाल जो है किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त संस्था के चेयरपर्सन, सदस्य, अफसर और डायरेक्टर की भी जांच कर सकता है उसके मामले पे।
लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने का एक शीर्ष निकाय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मैंने डेटा देखा लोकपाल की जो वेबसाइट है उस पर, तो मुझे 21-22 का डेटा देखा, मात्र लगभग 30 ही कंप्लेन हुए थे। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी संस्था है तो कंप्लेन क्यों नहीं हो रहे? दरअसल उसका जो लोकपाल का पूरा जो नियम कानून है ना, वो इसी में पूरा मामला है। उसमें ये कहा गया है कि अगर झूठी शिकायत करते हैं तो 1 साल की जेल हो सकती है और भी दंड हो सकता है। तो अब किसी ने कोई मामला लेकर गया और वो झूठी पाई गई तो उस व्यक्ति को जेल हो सकती है। इसमें कड़ा नियम है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग वहाँ पहुँचते ही नहीं है कंप्लेन करने के लिए। एक संस्था तो है, इतनी भारी भरकम खर्चा है इस पर, और साल भर में 30 कंप्लेन हुए 2021-22 में। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, नियम है, वो ऐसा ही बनाया गया। जैसे कि आप देख लीजिए कि मैं उदाहरण कुछ दूं, अगर जिसे कोल स्कैम था या 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम था, 2G का मामला तो पूरा गलत निकल गया। जो भी CAG की रिपोर्ट थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पूरा का पूरा मतलब ये बस सोचने पर आधारित था। यानी हम सोच लिया था कि अगर हम इतना रेट होता तो इतने का नुकसान हो गया, तो वो घोटाला ही नहीं पता चला 2G जो स्पेक्ट्रम घोटाला था। अगर ऐसे में कोई अगर लोकपाल पे जाए और वहाँ पर कंप्लेन करे और वो गलत साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? तो लोकपाल तो बन गया, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा जो संगठन है उसका कुछ आउटपुट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये कैसे जांच करता है किस मामले की? तो ये अलग अलग जितने एजेंसी हैं उसको काम देता है कि ये आप इंक्वायरी करो और हम नज़र रखेंगे। क्लियर होगी बात? चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का प्रभारी महानिदेशक किसे बनाया है, यानी प्रभारी DG? आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। वो कौन है? वो SSB के डायरेक्टर जनरल हैं। SSB यानी सीमा सुरक्षा बल, तो उसके डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं। तो उनको चार्ज दे दिया गया है किसका? NSG का प्रभारी बनाया गया। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी, उनका फोटोग्राफ ये रहा है। 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और NSG के बारे में तो आप जानते हैं, भारत का आतंकवाद विरोधी बल है, फोर्स है, और ये आतंकवाद और अपहरण संबंधित जो अभियान है उसके लिए काम करता है, उसके खिलाफ काम करता है। NSG की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को, 1984 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके लिए शानदार ऑफर है हमारे सरकारी जॉब न्यूज को जो ऐप है उस पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के, 2 तरह के, बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। उसके ज़रिए आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं और उसमें आपको अगले 6 महीने या 1 साल, मतलब जैसी वैलिडिटी लेते हैं उतने दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एग्जामिनेशन के सब कुछ मिलते हैं। और पिछले 2 साल का PDF भी मिल जाता है, 2022 का, 2023 का वीडियो मिल जाता है, 2023 का आपको टेस्ट मिल जाता है करंट अफेयर्स का, और अगले भी मिल जाते हैं, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है ना वो पूरी हो सके। क्योंकि एग्जामिनेशन में, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है उसके 1-2 महीने पहले से पिछले 2 साल के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा सब कुछ यहाँ कंटेंट है आपके लिए। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत ही मामूली सा प्राइस है, छूट चल रही है बहुत ही लिमिटेड वक्त के लिए। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत फरवरी 2024 में देश के 553 यानी 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखी है? पुनर्विकास की बात हो रही है, नया नहीं। आंसर का अमृत भारत रेलवे स्टेशन। क्या है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन। ये एक योजना है, तो उसी के तहत जो है 553 स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये वर्चुअल तौर पर की गई है। देखिए, ये जो योजना है ना, उसको केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में यानी पिछले साल लॉन्च किया था, और इसके तहत देश भर के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाना है। और इसी योजना के तहत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
26 फरवरी को अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो है ना वो उसके तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। और ये हर राज्य में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, हो सकता है आपके शहर के भी उस लिस्ट में होगी, लेकिन चूंकि बहुत लंबा नाम लिस्ट है तो इतना अंदर जाके कोई नहीं पूछेगा कि कौन से स्टेशन, इसका नाम बताइए इस राज्य के। ठीक है, तो इस पर कितना खर्च होगा 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर? तो 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करने का प्लान रखा गया है। ठीक है, और इन रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ऐसा करना है गवर्नमेंट का। और ये इसमें होगा कि रेलवे स्टेशन के दोनों किनारों को जोड़ते हुए सिटी सेंटर भी वहाँ पर बनेगा। इसमें रूफ प्लाजा, सुंदर दृश्य होंगे वहाँ से, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी स्टेशन का बेहतरीन हिस्सा होगा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट, आधुनिक यात्री सुविधाएं, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन चूंकि अब देख रहे हैं 553 रेलवे स्टेशन है, उसके लिए 19,000 करोड़ रुपए बहुत छोटी सी रकम लगती है। अगर एक स्टेशन को देखेंगे तो बहुत ही मामूली सा रकम होता है, तो उसमें में वर्ल्ड क्लास स्टेशन कैसे होगा? हो सकता है सरकार कुछ आगे और भी रकम इस पर खर्च करेगी, या फिर हो सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ करने की योजना हो। फिलहाल इतना अभी तक की जो बात है वो 19,000 करोड़ रुपए का मामला है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को लगभग 41,000 यानी 41,000 करोड़ रुपए के 2,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, 20,000 से अधिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए 41,000 करोड़ रुपए का खर्च का उसकी भी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। क्लियर होगी बात। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अब तक आपने देख लिया इतना तो पसंद आ ही गया होगा, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, मित्रों को। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया फरवरी में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रंगपो। क्या नाम है? रंगपो। ठीक है, रंगपो ये रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। देखिए, कई जगह आपको अखबारों में और कुछ जगह अलग अलग जगहों पे जहाँ हो सकता है पढ़ते भी होंगे, तो ये कहा जाएगा कि पहला रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेशन पहले से है, लेकिन वो उसका पहला ही है, एकमात्र रेलवे स्टेशन। तो इससे पहले मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। तो उसमें एक ये भी स्टेशन है, लेकिन चूंकि किसी राज्य का ये पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये प्रश्न हो जाता है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ जगह पर आपको ये जो डेटा है वो 554 भी नजर आएगा लिखे में। जैसे द हिंदू ने 554 रेलवे स्टेशन लिखा है, लेकिन जो सरकारी जो प्रेस रिलीज है ना, यानी PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें ये डेटा मात्र 553 का है। क्लियर होगी बात? तो जो सरकार कह रही है हम उसको मानेंगे। ओके, हो सकता है द हिंदू ने भी चूक कर दी हो, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये 553 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास, उसके जो पुनर्विकास का शिलान्यास की बात हो रही है। चलिए अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, रंगपो वाले पे। ठीक है, तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है, एक बार मैप के जरिए भी समझ लेते हैं सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम, फिर और डिटेल आपको बताते हैं। तो ये देखिए, प्यारा भारत रहा अपना, और सिक्किम यहाँ है, रेड कलर में जो देख रहे हैं आप वो है सिक्किम। तो एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है सिक्किम का वो यहाँ पर है। ओके, रंगपो नाम का जगह है। तो और ये पश्चिम बंगाल से ट्रेन यहाँ तक जाती है, और एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन बना हुआ है, तो उसको रीडेवलप किया जा रहा है। और ये जो काम है ना वो करीब 45 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सिवोक रंगपो। तो अब उसमें होना क्या है कि ये रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है जो चीन की सीमा के करीब गंगटोक और नाथुला क्षेत्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इधर तो भूटान हो गया, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये चाइना है, इस तरफ की बात करेंगे ये पूरा। ओके, तो क्या है कि अपना जो पूरा प्लान है भारत सरकार का रेल प्रोजेक्ट है कि सिक्किम
के रेल प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाए चीनी सीमा से, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो साजो सामान है, सैन्य सामान है, उनको तुरंत ही वहाँ पहुँचाने में, सीमा पर पहुँचाने में ये मदद मिलेगी और वहाँ के लोगों को भी डेवलपमेंट का काम मिलेगा। तो रंगपो रेलवे स्टेशन जो है वो 3 फेज में ये पूरा काम पूरा हो रहा है। पूरा प्रोजेक्ट लंबा चौड़ा, पहले तो अभी रंगपो को रीडेवलप किया जा रहा है और फिर दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक तक, फिर तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला रेल लिंक पूरा वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी आर्मी है, एयरफोर्स है, उन सबको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है चीन सीमा पर, क्योंकि हमारा टकराव पिछले कुछ सालों में चीन से अलग अलग जगहों पर, छोटे छोटे क्षेत्र में काफ़ी रहा है। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताएं जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर का ए और बी दोनों, यानी प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये जो है ना वो चारों ये हैं अंतरिक्ष यात्री जो कि नॉमिनेट हुए हैं और ये सभी इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं यही चारों हैं। ठीक है, तो इसमें प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये तीनों तो हैं वो ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स में, और शुभांशु शुक्ला ये विंग कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स में। तिनको गगनयान जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है और उसके लिए चुना गया है और ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत की जो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है वो 2025 में होने की संभावना है, यानी नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है और इसमें एक या एक से ज़्यादा लोग गगनयान के तहत उड़ान भरेंगे और ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है अभी। तो फाइनली मतलब 4 लोगों को तो चुना गया है, लेकिन इसमें से 1 या 2 या 3 ही लोग जो है अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। उसके लिए इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है। ओके, और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने, इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने एप्लीकेशन दिया था और उसमें से 12 ने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया था। फिर उसमें से भी कई राउंड हुए, उसके बाद फिर इन चारों को जो है ना वो सेलेक्ट किया गया। तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे हाथ मिला रहे हैं। तो ये जो चारों हैं वो हैं और इन चारों को यात्रियों को बेंगलुरु स्थित जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग वगैरह की बात की जा रही है। ठीक है, तो ट्रेनिंग की बात करते हैं उससे पहले आपको बताऊं कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा है। क्या नाम है? राकेश शर्मा। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये इन्होंने कब उड़ान भरी थी? 1984 में भरी थी। सोवियत संघ, अब तो टूटकर रूस रह गया है, रशिया रह गया, तो सोवियत संघ के सहयोग से वो अंतरिक्ष में गए थे और उस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इन चारों की जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी मैं उसका भी वीडियो दिखा देना चाहता हूँ और बहुत ही कठिन ट्रेनिंग हो रही है। देखिए इनकी ट्रेनिंग 2019 से ही चल रही है। इसरो और रूस की जो स्पेस एजेंसी है, मतलब इंडिया के इसरो और रूस का जो स्पेस एजेंसी है, दोनों के बीच में पायलट की ट्रेनिंग का करार भी हुआ है और इन पायलट की ट्रेनिंग शुरुआत में रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में हुए था, फिर वहाँ भी हुई और कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि नासा में भी इनकी ट्रेनिंग जो है ना, नासा भी ट्रेनिंग इनको देने जा रहा है, कुछ जगह ऐसा भी कहना है। ठीक है, तो इस तरह से ही पूरी ट्रेनिंग चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, मतलब हर तरीके का, टेक्निकल हो, हर तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे हमें अंतरिक्ष में रहना है, वहाँ खुद को कैसे बचाए रखना है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि ये सिर्फ 4 नाम नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को स्पेस में लेकर जा रहे हैं और कहा कि 40 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में जा रहा है, लेकिन इस बार समय हमारा होगा, काउंटडाउन भी हमारा होगा, रॉकेट भी हमारा ही होगा। ठीक है, पिछली बार राकेश शर्मा गए थे 1984 में, वो सोवियत संघ की मदद से गए थे। ओके, तो मिशन से क्या हासिल करेगा भारत? देखिए अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों में खास लिस्ट में आ जाएगा जिन्होंने
खुद चालक दल को के स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया और अंतरिक्ष में पहुंचे। भारत अगर ये मुकाम हासिल कर लेता है तो अमेरिका, रूस, चीन, इन सब देशों के बाद भारत का भी स्थान होगा। ओके, मतलब पहले सोवियत संघ की ओर से भेजा गया था किसी मानव को। यूरी गागरिन थे पहले अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। एस्ट्रोनॉट जो ना वो पृथ्वी के समुद्र तल से 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। ओके, 3 दिन की ये यात्रा रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले हाँ, इसरो के चेयरपर्सन कौन है, इसरो की भी बात कर लें। एस सोमनाथ, मुख्यालय बेंगलुरु में है, स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन, सेना यानी भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मादक पदार्थ यानी ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप यानी ऑफशोर खेप फरवरी 2024 में किस राज्य के पास समुद्र से जब्त की है। ऑफशोर मतलब अपतटीय, मतलब तट से दूर समुद्र में। आंसर का गुजरात। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये 27 फरवरी को एक साझा अभियान के दौरान पोरबंदर के तट से करीब 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। कहाँ पर? ये प्यारा भारत है, तो यहीं पर वो जब्ती हुई है। नौसेना ने बताया कि इस ऑपरेशन में जो इसमें चरस बहुत बड़ी मात्रा में 3000 किलोग्राम से ज़्यादा, 150 किलोग्राम से ज़्यादा मेथफेटाइमाइन, 25 किलोग्राम से ज़्यादा मॉर्फिन, ये सब जब्त की गई। अब तक की सबसे बड़ी ये जब्ती है समुद्र में, अपतटीय ऑफशोर। ठीक है, कैसे पकड़ में आई? दरअसल क्या है कि भारतीय नौसेना क्या कहना है कि सर्विलांस मिशन पर जो लगा होता है एक एयरक्राफ्ट है P-8I, तो उस एयरक्राफ्ट में जो बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं तो उससे इनपुट्स मिले थे और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ओर से भी ये फिर पुष्टि की गई कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो फिर एक युद्धपोत को भेजा गया था और उसने उस खास नाव को पकड़ा और वहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जब्ती की है। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी, ये फोटोग्राफ देख लीजिए, इतने बड़ी मात्रा में ये जब्ती हुई है और ये नौसेना के कमांडो वो सब दिखाएं आपको। ठीक है, तो अगर हम पिछले कुछ आंकड़े देखें तो सबसे बड़ी ये जब्ती है 3300 किलोग्राम के आसपास है। पिछले साल 2500 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा ये पकड़ा गया था। 2019 की बात करेंगे तो 1156 किलोग्राम ये पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये समुद्र में इतनी बड़ी जब्ती हुई है, बड़ी बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता का नाम बताएं जिनकी अचानक मौत फरवरी 2024 में आर्कटिक जेल में हो गई। आंसर होगा इसका एलेक्सी नवेलिनी। क्या नाम है? एलेक्सी नवेलिनी। ठीक है, और इसकी वजह से मतलब पश्चिमी देश जो है ना, यानी यूरोप और अमेरिका, उसने पूरा माहौल बनाया हुआ है, अखबारों को खूब छप रहा है इनके बारे में। देखिए, फरवरी में इसी महीने आर्कटिक जेल में अचानक मौत हो गई। सालों तक वो पुतिन के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं और उनकी पत्नी यूलिया, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रूसी राष्ट्रपति इस मौत के लिए जिम्मेदार है। मौत से पहले वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उनकी मौत हो गई है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक तो शव भी इनका नहीं सौंपा गया परिवार को। बाद में इनकी माँ को इनका शव दे दिया गया करीब 8 दिन बाद। ठीक है, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, इनके भी काफ़ी वहाँ पर लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार रूस चलते हैं, देखते हैं। ये तो अपना प्यारा भारत है। रूस भारत के उत्तरी हिस्से में है, उत्तर के क्षेत्र में। ठीक है, और आर्कटिक जो जेल है ना, वो बताया जाता है कि इस जगह पर है। ठीक है, ये आर्कटिक इलाका हो गया और यहीं पर ये वाला जो है ना वो वहाँ पर जेल है और माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहीं पर इनको रखा गया था। और बहुत सारे आरोप लगे थे और फिर सज़ा वगैरह भी दे दी गई थी इनको। इससे पहले भी इनको जहर देने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो बच गए थे और इस बार इनका निधन हो गया।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है 2024 की? सतत विकास के लिए विज्ञान। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। और ख़ास बात है कि ये दिन रमन इफेक्ट की खोज को समर्पित है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसको रमन प्रभाव कहा जाता है। तो इस उपलक्ष्य पर, इस उपलब्धि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। तो भारत सरकार ने 1986 में इस दिवस की का मतलब उस समय से 1986 से मनाना शुरू किया था। ओके, तो रमन इफेक्ट, उसके लिए रमन इफेक्ट क्या है? देखिए, जब प्रकाश की किरण अलग अलग चीज़ों से टकराती है तो उसमें से जब गुजरती है टकराकर, तो तरंगों के बिखरने के बाद उन पर गति का क्या असर होता है, तो ये खोज बताती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 29 फरवरी। ये दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। तो ये लीप ईयर है 2024 का, और उसमें 29 फरवरी को मनाया गया। उद्देश्य है कि दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैले। दुनिया भर में 30 करोड़ लोग लगभग दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ पर किया गया? आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में ये आयोजन हुआ है 26 से 29 फरवरी तक दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया 26 फरवरी को ही, और इसको भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट बताया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के 3000 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 3000 से ज़्यादा बायर्स, खरीदारी करने वाले 40,000 से ज़्यादा ट्रेड विजिटर्स, ये सब यहाँ पार्टिसिपेट करने पहुँचे हैं। तो कपड़ा उद्योग में भारत बेहतर बने, और इसके लिए ये माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान ये भी कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि भारतीय कपड़ा बाजार जो ना, वो उसका जो मोल था टोटल, वो 2014 में 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो अब 2024 में 12 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन कंटेंट के साथ। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे पहले ज़रूर कर लें। ओके, कल मिलते हैं, बाय।